हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लीगल माइंड मैप एंड वेलकम टू आवर प्लेलिस्ट ऑफ सीपीसी। जिसमें हम कवर करेंगे 10 डेज में अपना सीपीसी और आज हमारा डे 6 है। ठीक है, और इसमें हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट हेयरिंग एंड फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। अगर आप डीयू से हैं, आईपीयू से हैं या फिर आप वैसे भी जुडिशरी के लिए किसी भी पर्पस के लिए पढ़ना चाहते हैं तो ये प्ले लिस्ट आपके काम की है। क्योंकि अर्लियर क्या हो रहा था कि जो आईपीयू के स्टूडेंट्स थे उनको आसानी से अपने टॉपिक्स मिल रहे थे। अब टॉपिक्स थोड़े से इधर उधर दिखेंगे उनको सीपीसी के, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप आईपीयू में हो और आप ये कवर नहीं कर सकते, आप ये पढ़ नहीं सकते। मैंने सारे सिलेबस हर तरीके से, हर डायरेक्शन से चीजों को चेक किया है, फिर ये सिलेबस बनाया है और उसके बाद मैं ये प्लेलिस्ट बना रही हूँ ताकि सब कुछ कवर हो जाए, आपका कुछ ना छूटे और एग्जाम पर्पज से आप काफी स्ट्रांग हो जाए। सो आप नॉलेज पर्पज से भी इसे वॉच कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब इसमें सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे? अपेयरेंस ऑफ पार्टीज, जिसमें ऑर्डर 9 रूल 1। ठीक है, बेयर एक्ट की डेफिनेशन मैंने डाली है, मैं पढ़ देती हूँ। Parties to appear on day fixed in summons for defendant to appear and answer. On the day fixed in the summon for the defendant to appear and answer, the party shall be in attendance at the courthouse in person or by their respective pleader, and suit shall then be heard unless the hearing is adjourned to a future day fixed by the court. ठीक है, अब इसमें ये क्या कह रहा है? ये बैरेट मैंने डाल दिया ताकि आपको इधर उधर ना जाना पड़े, बट अब बैरेट जो लैंग्वेज है वो क्या कह रही है? ये रूल कहता है कि जब एक सूट फाइल होता है तो कोर्ट जो है डिफेंडेंट को समन सेंड करती है, बताती है डिफेंडेंट को कि आपको किस दिन कोर्ट में आना है और अपना आंसर देना है। ठीक है, जो डे होता है ना, जब बोथ द साइड्स, द पर्सन हु फाइल द केस यानी जो प्लेंटिफ है और जो पर्सन जो से स्यू किया जाता है, जो डिफेंडेंट है, ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं कोर्ट में, वो एक डेट डिसाइड होती है। ठीक है, सो दे कैन कम देमसेल्व्स और सेंड देयर एडवोकेट्स। अब वो खुद भी आ सकते हैं एज एन पार्टी, लेकिन वो अपने एडवोकेट को भी सेंड कर सकते हैं। अगर वो खुद नहीं आ पा रहे तो वैसे बेस्ट होता है कि आप लोग खुद भी आ जाओ। ठीक है, इफ बोथ आर प्रेजेंट द कोर्ट विल स्टार्ट द फर्स्ट हेयरिंग ऑफ द केस ऑन दैट डे। अगर दोनों प्रेजेंट होते हैं तो कोर्ट क्या है, फर्स्ट डे पे ही जो हेयरिंग है वो स्टार्ट कर देती है। अनलेस द जज पोस्टपोन्स द हेयरिंग टू अनदर डेट फॉर अ गुड रीजन। अगर जज को लगता है किसी अच्छे बड़े रीजन से किसी और डेट को पोस्टपोन करनी चाहिए हेयरिंग, तो वो कर भी सकता है। नाउ थिंक ऑफ इट लाइक अ स्कूल एग्जाम। अब मैं ये एग्जाम्पल के साथ लेकर आ गई हूँ, आपको वैसे ये चीज समझ आई गई होगी, इतना तो सीपीसी पढ़ ही लिया हमने, बट फिर भी एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। अगर जैसे कि एक स्कूल एग्जाम डेट है, ठीक है, अगर 10th जनवरी वो डेट है एग्जाम की, स्टूडेंट मस्ट कम ऑन दैट डे, स्टूडेंट को उस दिन आना है। ठीक है, द एग्जाम, ठीक है, एक मिनट, ये देयर इज अ प्रॉब्लम है या द एग्जाम हैपेंस, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन स्टूडेंट को हाँ आना, इट्स बेसिक थिंग। अगर लाइक इफ दे डोंट, अगर वो नहीं आते तो टीचर है वो एक्शन लेगी, मार्क्स काट देगी, एब्सेंट लगा देगी, रीस्केड्यूल कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। ऐसे ही कोर्ट करता है कि अगर कोई नहीं आ रही है, पार्टी अपियर नहीं हो रही है या उनकी तरफ से काउंसिल नहीं है, जो भी है इश्यूज, कोर्ट को लगता है कि हाँ पोस्टपोन करनी जरूरी है डेट इस सिचुएशन को देखते हुए, तो वो करेंगे। और नहीं करनी जरूरी तो कोर्ट कुछ भी मैटर का रिजल्ट डिसाइड कर सकता है। ऑलराइट, तो हमारी सेकंड स्लाइड है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपेयरिंग। अगर आप अपेयर नहीं होते हो कोर्ट में तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जिन लोगों को नहीं पता वो जान लो, क्योंकि बहुत देर से जानने का तो लग ही रहा होगा। सो नीदर पार्टी अपियर्स, जो कि ऑर्डर 9 रूल 3 में लिखा है कि क्या रिजल्ट होगा। पहले बेयर एक्ट का बता देते हैं। बोथ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट डू नॉट कम ऑन द डे फिक्स्ड, द सूट कैन बी डिसमिस्ड बाय द कोर्ट। अगर दोनों ही पार्टीज नहीं आ रही तो सूट करेंगे क्या? भाई प्लेंटिफ को तो आना ही चाहिए ना, उससे तो प्रॉब्लम थी ना, तभी तो उसने डिफेंडेंट पे केस किया था। बट एनीवेज अगर नहीं आता तो फिर जो सूट है वही डिसमिस हो जाएगा। ठीक है, इफ नोबडी शोज अप द हियरिंग डे, नीदर द पर्सन हु स्यू or nor the person sued, the court will usually dismiss the suit. This is because the plaintiff started the case. अब plaintiff ने केस को स्टार्ट किया था तो उसे तो 100% आना ही आना है। जैसे कि रमेश है, वो फाइल करता है, यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है, रमेश फाइल करता है एक सूट सीता के अगेंस्ट। अब फर्स्ट हेयरिंग में जो मार्च 1 को फिक्स होती है, ना ही रमेश आता है और ना ही सीता आती है, सो जज है सूट को डिसमिस कर देगा फॉर वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन। रमेश विल हैव टू स्टार्ट अगेन। अगर रमेश को ये सूट स्टार्ट करना है तो उसे फ्रेश फाइलिंग सारा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है, अनलेस ही कैन रिस्टोर द डिसमिस सूट लेटर।
अगर कोई ऐसा चीज हो कि वो डिसमिस कर सके सूट को, बात अलग है, लेकिन वैसे उसे फ्रेश फाइलिंग करनी पड़ेगी, उसके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं तो। अब रेमेडी क्या है, द प्लेंटिफ कैन ईदर फाइल अ न्यू सूट, और प्लेंटिफ जो है या तो नया सूट फाइल कर सकता है, ठीक है, जो कि टाइम लिमिट गिवन होती है इस चीज के लिए भी उसमें, कि भाई आपका केस अब डिसमिस हुआ है तो आप इस टाइम के बीच फाइल कर सकते हो। और कोर्ट को बोल सकता है उसका सूट जो है उसे वापस से रिस्टोर करने की, जहां से खत्म हुआ था वहीं पे शुरू करने की। द प्लेंटिफ मस्ट शो, बट उसके लिए उसे सफिशिएंट कॉज, ऐसा कोई सॉलिड रीजन दिखाना होगा जैसे कोर्ट भी कह दे कि अरे नहीं आ सकता था ये उस दिन। सो व्हाई दे डिडंट कम, एग्जाम्पल है सडन सीरियस इलनेस बैक्ड बाय मेडिकल प्रूफ, मतलब आपको एविडेंस दिखाना पड़ेगा प्रॉपर। सो द रेस्टोरेशन रिक्वेस्ट मस्ट यूजुअली बी मेड रीजनेबली क्विकली एंड बिफोर लिमिटेशन बार्स द क्लेम। तो हर टाइम, हर चीज का एक टाइम होता है, लिमिटेशन होता है। अब आप 10 साल बाद आके कहो मेरा तो सूट रिस्टोर कर दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मूविंग अहेड, ओनली प्लेंटिफ अपीयर्स, रूल 9, नहीं, ऑर्डर 9 रूल 6, ठीक है, अगर सिर्फ सिर्फ प्लेंटिफ आता है तो ठीक है, ये प्लेंटिफ है, ये डिफेंडेंट है, पी डी, ठीक है, बट ये नहीं आया है, बट ये आया है फर्स्ट हेयरिंग में। सो अगर सिर्फ प्लेंटिफ आता है तो इफ ओनली द प्लेंटिफ अपीयर्स द कोर्ट में प्रोसीड एक्स पार्टे, तो कोर्ट जो है वो इसको एक्स पार्टे समझ लेगी, ठीक है, एक्स पार्टे समझ लेगी, एंड प्रोसीड विदाउट द डिफेंडेंट। अब जो नहीं आया है, जो सूट में नहीं प्रेजेंट है, वो तो एक्स हो गया, राइट। सो प्रोसीड विदाउट द डिफेंडेंट, और बिना डिफेंडेंट के प्रोसीड करेगी। अब इसकी बातों पे ही कोर्ट भरोसा करेगी, या फिर जो भी कोर्ट को ठीक लगता है अकॉर्डिंग टू रूल्स लॉज, वो कोर्ट सही डिसीजन जो है उस हिसाब से लेगी। बट ऐसे केसेस में जब सिर्फ डिफेंडेंट जो है एक्स पार्टे हो जाते हैं, तो वहां पे ज्यादातर चांसेस होते हैं कि फिर प्लेंटिफ की ही सुनवाई होती है, तो प्लेंटिफ के फेवर में ही फैसला जाता है, अगर लॉ अलाउ करता है तो, ठीक है। नाउ सिंपल explanation and examples, if the plaintiff attends but the defendant does not come, even though properly summoned, the court has the power to go ahead। अगर जो आप मैंने बताया कि अगर प्लेंटिफ नहीं आता है, प्लेंटिफ आता है, डिफेंडेंट नहीं आता है, सो कोर्ट के पास पावर है, ठीक है, वो आगे बढ़ सकती है एंड डिसाइड, वो सूट के इवन रिजल्ट भी डिसाइड कर सकती है। दिस इज कॉल्ड एन एक्स पार्टे हेयरिंग और एक्स पार्टे डिग्री, इसको बोलते हैं एक्स पार्टे हेयरिंग और एक्स पार्टे डिग्री। अब इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। अनिल ने भारत को स्यू किया था, पर भारत भारत ठीक है, भारत वाज सर्व्ड समन्स बट फेल टू अपीयर, बट भारत जो था उसको समन मिले भी थे, बट उसने अपीयर नहीं हुआ, वो कोर्ट में नहीं आया फर्स्ट डेट पे। जो अनिल था वो आया था। सो जो कोर्ट जो है वो हेयर करेगी प्लेंटिफ के एविडेंसेस को और डिग्री पास कर देगी, यानी ऑर्डर पास कर देगी अनिल के फेवर में, भारत की बात सुने बिना, क्योंकि भाई आपकी बात सुनने के लिए आपको आना भी तो पड़ेगा ना, कोर्ट में उपस्थित होना तो जरूरी है, राइट। नाउ रेमेडी फॉर डिफेंडेंट, द डिफेंडेंट कैन लेटर अप्लाई टू सेट असाइड। अब अगर ऐसा होता है इन केस के डिफेंडेंट नहीं आ पाता है ड्यू टू सम बिग रीजन, बिग इशू, जो आपके केस से भी बड़ा है भाई, और आपके लिए वो केस भी इंपॉर्टेंट है, सो फिर डिफेंडेंट के पास भी कुछ तरीके हैं, कुछ रेमेडीज हैं जो कि काम आ सकती हैं। द डिफेंडेंट कैन लेटर अप्लाई टू सेट असाइड, यानी उस डिक्री को सेट असाइड करने के लिए, कैंसिल करने के लिए एक्स पार्टी डिक्री को, डिफेंडेंट के पास कुछ रेमेडीज है। ताकि कानून ने इतने इतने तरीके ढूंढ रखे हैं ना, दे रखे हैं हर जगह पे लोगों को, इतनी सहूलियत दे रखी है, मतलब कि क्यों, क्योंकि जस्टिस मिलना जरूरी है सबको, किसी भी रीजन से जस्टिस पीछे नहीं रहना चाहिए, दैट इज वाई। टू डू दैट दे मस्ट शो अ गुड रीजन, उनको एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एविडेंस सपोर्ट रीजन दिखाना होगा कि मैं इसीलिए नहीं आ पाया। वैसे भी कोर्ट एक सुनवाई में तो एक्स पार्टी डिग्री पास नहीं करती है, जब तक मल्टीपल सुनवाई नहीं हो जाती है कि भाई किसी भी सुनवाई में नहीं आ रहा है, हमने ट्राई करके देख लिया, तभी एक्स पार्टी डिग्री करती है। तो उस मल्टीपल सुनवाई में आप एब्सेंट हो उसके बाद तो कोई ऐसा ही रीजन काम आ सकता है कि आप कोमा में थे, बट एनीवेज, ठीक है। शो अ गुड रीजन फॉर नॉट अपेयरिंग, फॉर एग्जाम्पल द समन्स वाज नेवर एक्चुअली सर्व, वन ऑफ अ गुड रीजन कि समन तो मेरे पास आया ही नहीं, कुछ एड्रेस प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो दे हैड रियल इमरजेंसी, या फिर कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। सो इफ द डिफेंडेंट जो है में से कोई रीजन, जैसे ऐसे टाइप के रीजन प्रूव कर दे जिसमें उसकी गलती भी नहीं है, वो आ ही नहीं पाया, तो वो जेन्युइन होते हैं, ये कोर्ट पता करता है, और उसका कोई डिले करने का इंटेंशन नहीं था। सो कोर्ट उस टाइम पे केस को रीओपन कर देता है और डिफेंडेंट की बात भी सुनता है, ठीक है। ओनली डिफेंडेंट अपेयर, अब क्या बात है, अब जो प्लेंटिफ है ये तो नहीं आता है, ये नहीं आ रहा है, बट ये आ रहा है, ठीक है, डिफेंडेंट आ रहा है। सो अगर सिर्फ डिफेंडेंट आता है, यानी कि ऑर्डर 9 रूल 8, ठीक है। यार एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी
कि कई कई वीडियोस में कुछ कुछ बारी ऐसा होता है कि प्रोनाउंसिएशन थोड़ी इधर-उधर होती है, जिसके लिए मैं अपॉलॉजी भी रखती हूँ कि भाई आई एम सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन इधर-उधर हो रही है। तो वैसे तो मैं आपको एज़ एन टीचर आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि हर पर्सन जो आपको पढ़ा रहा है, चाहे वो कितना भी बड़ा टीचर हो, वो भी अपनी लाइफ में कहीं न कहीं हर सिचुएशन में, हर मिनट, हर सेकंड कुछ ना कुछ लर्न कर रहा होता है। सो जैसे जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जो बोलते हैं कि थोड़ा-सा प्रोनाउंसिएशन में मैम है, जैसे अभी तक मेरे पास सिर्फ़ एक ही कमेंट आया है। ऐसा कोई एज़ सच कोई बहुत कमेंट नहीं आया, आप लोगों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। बट अगर आप लोगों को ऐसा लगता भी है, तो भी मैं बताना चाहती हूँ, मैं फिर से सॉरी बोलना चाहती हूँ तो उस चीज़ के लिए, बट आई एम ऑल्सो लर्निंग। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ प्रोनाउंसिएशन में बहुत कोशिश करती हूँ, ट्राई करती हूँ, बट वहाँ पे मैं अटक जाती हूँ। बहुत सबके साथ होता है और खास करके केस लॉस में ऐसा होता है मेरे साथ। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। ऑलराइट, सो अब इसको ध्यान से देखते हैं और समझते हैं, ठीक है? सो बेयर एट आइडिया, इफ ओनली द डिफेंडेंट अपीयर, अगर सिर्फ डिफेंडेंट अपीयर होता है, द कोर्ट विल जर्नली डिसमिस द सूट इन डिफॉल्ट। तो कोर्ट जो है उस टाइम पे डिसमिस कर देती है सूट को। अब एग्जाम्पल है, इफ द डिफेंडेंट शोज अप बट द प्लेंटिफ डज नॉट, डिफेंडेंट आ गया, प्लेंटिफ नहीं आया है, ठीक है, और भाई प्लेंटिफ का तो खुद का केस है, डिफेंडेंट को थोड़ा कोई फर्क पड़ रहा था, वो डिफेंडेंट पे केस किया गया प्लेंटिफ के थ्रू, जिसने केस किया वही नहीं आ रहा है, तो फिर द कोर्ट विल जर्नली डिसमिस द सूट, कोर्ट डिसमिस कर देती है, जो कि ऑफ कोर्स डिफेंडेंट के फेवर का ही डिसीजन है, क्योंकि डिफेंडेंट अगर डिफेंडेंट को थोड़ा ना केस करना था और वो अपने ऊपर केस करके क्या करवा लेगा। सो एग्जाम्पल है, जैसे प्रिया है, उसने कबीर को स्यू किया था, बट प्रिया तो आई नहीं कोई भी हेयरिंग अटेंड करने, या फिर फर्स्ट हेयरिंग की बात करते हैं, सिर्फ कि फर्स्ट हेयरिंग अटेंड करने नहीं आई है, वाइल कबीर जो है वो आया है। सो द जज कैन डिसमिस द सूट बिकॉज द पर्सन हु स्टार्टेड इट, जो जज है वो सूट को डिसमिस कर सकता है, क्योंकि जिस पर्सन ने स्टार्ट किया था दैट वाज प्रिया, इज नॉट टेकिंग स्टेप टू परस्यू इट, क्योंकि वो स्टेप ही नहीं ले रही है, उसको परस्यू करने का वो आई नहीं रही है फर्स्ट हेयरिंग में, उसके लिए इससे इंपॉर्टेंट तो कोई डे होना ही नहीं चाहिए। रेमेडी फॉर प्लेंटिफ, द प्लेंटिफ कैन आस्क फॉर रेस्टोरेशन ऑफ द डिसमिस सूट, जो प्लेंटिफ है वो बोल सकता है रेस्टोरेशन ऑफ डिसमिस सूट, की सूट को डिसमिस कर दो। अगेन द प्लेंटिफ मस्ट शो सफिशिएंट कॉज फॉर नॉन अपेरेंस, प्लेंटिफ को एक अच्छा खासा सफिशिएंट कॉज दिखाना पड़ेगा नॉन अपेरेंस का। एग्जाम्पल, सडन हॉस्पिटलाइजेशन, या फिर लाइक प्रोड्यूस प्रूफ व्हेन अप्लाइंग फॉर रेस्टोरेशन। तो मैं आपको अब दोबारा समझा देती हूँ, रेमेडी क्या है प्लेंटिफ की, वो भी रिस्टोर करा सकता है, यानी दोबारा से शुरू करा सकता है सूट को। वो से कोई सफिशिएंट, कोई बहुत सॉलिड रीजन दिखाना पड़ेगा कि ऐसी ऐसी बात हो गई थी और एविडेंस है मेरे पास तो कि मैं नहीं आ पाया, इसका रीजन ये था। ओके, alright, so what is sufficient cause? The code does not define sufficient cause. जो कोड है वो लाइक जो कोड में लाइक रिटन में सफिशिएंट कॉज डिफाइन नहीं है कि ऐसा क्या सफिशिएंट कॉज हो सकता है। भैया दुनियादारी है, मल्टीपल कॉज हो सकते हैं, आपको कुछ भी हो सकता है, आपके पैर टूट सकता है, आपका हाथ टूट सकता है, कोई और आपका लाइक आसपास का कोई पर्सन है जिसके प्रॉब्लम हो सकती है, सडन इमरजेंसी हो सकती है, प्रोटेस्ट हो सकता है, आप नहीं पहुंच पा रहे, देयर आर मल्टीपल रीजंस। सो मतलब ऐसे ऐसे रीजंस है कि आप नहीं उसको लिख नहीं सकते, कोडिफाई नहीं कर सकते वो। सो इन प्रैक्टिस दिस मीन्स रीजनेबल एंड ऑनेस्ट रीजन, ऐसा ऐसा आपका एक रीजनेबल जो कि सेंसिबल लगे कि हाँ ये सच में एक ऐसा वैलिड रीजन है, और ऑनेस्ट रीजन होना चाहिए जिससे प्रूफ आप दे सके। सो वो प्रिवेंट कर सकता है एक पार्टी को कि आप नहीं अपीयर हो पाए, उसके बाद भी आपका सूट ऑन रहे। सो द कोर्ट लुक्स एट द फैक्ट, वॉज द रीजन बियॉन्ड द पर्सन कंट्रोल, वॉज देयर डिलिजेंस एंड वॉज देयर प्रूफ। तो वो सब कोर्ट चेक कर लेती है बेसिकली। देखो सीपीसी समथिंग आप पढ़ रहे हो, बट आपको नए लॉज के अकॉर्डिंग अपडेट रहना होगा, जिसकी प्लेलिस्ट भी मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगी। और दूसरा, आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आप कोर्ट में जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सब सिर्फ बुक की लैंग्वेज है। जैसे फर्स्ट हेयरिंग में सूट डिसमिस कर देना, ये सब चीजें हर बार नहीं होती है, कोर्ट हमेशा चांस देती है, क्योंकि उनको भी पता है कि प्रोसेस लंबे होते हैं दोबारा रिस्टोरेशन के इन सब के, तो वो प्रॉपर पूरा अच्छे से परख के चांस देती है हर चीज को। कोई चीज जब नहीं पॉसिबल है तभी उस चीज को करती है। तो ये चीजें कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज होती है जो आप गेन करेंगे, खासकर सीपीसी सीआरपीसी जैसे लाइक सब्जेक्ट्स में, जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे या फिर इंटर्नशिप करेंगे, वो भी बहुत डेडिकेटेडली, तब आपको समझ आएगा कि
बुकिश लैंग्वेज और रियलिटी में कितना डिफरेंस है। बुकिश लैंग्वेज में जो लॉ लिखे हैं चीजें उसी के अकॉर्डिंग चलती हैं, जो यहाँ पे लिखा है वही होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, थोड़े चांसेस के साथ, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। हम जितना एक लाइन में पढ़ लेते हैं कि सो डिसमिस हो जाएगा सूट, वो उतना आसान नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब आते हैं कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सफिशिएंट कॉज। सीरियस इलनेस सपोर्टेड बाय अ मेडिकल सर्टिफिकेट। जो सीरियस इलनेस होती है, ठीक है, उसे सपोर्ट किया जाता है मेडिकल सर्टिफिकेट के थ्रू। जैसे एग्जांपल है कोई अनएक्सपेक्टेड सर्जरी जो अचानक करानी पड़ गई, आपको एक दिन पहले 2 दिन पहले पता चला होगा कि आपकी जान खतरे में, आप सर्जरी कराओ, एज सच टाइप। या फिर कोई एक्सीडेंट की वजह से आपको अचानक से सर्जरी करानी पड़ गई। अ सडन एक्सीडेंट दैट फिजिकली प्रिवेंट ट्रैवल, ऐसा सडन एक्सीडेंट जिससे आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे। या फिर द पार्टी वॉज मिसल बाय रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, पार्टी को कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली थी कोर्ट की तरफ से या फिर ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से, ठीक है, जिसे बोनाफाइड मिस्टेक में काउंट करेंगे। नेक्स्ट, द समन्स वाज नॉट प्रॉपर्ली सर्व, जो समन्स थे वो प्रॉपर्ली सर्व नहीं हुए थे। सो द पार्टी जो थी वो जेन्युइनली, उनको आइडिया ही नहीं था अपनी हेयरिंग का। सो एग्जाम्पल्स दैट आर यूजुअली नॉट एक्सेप्टेड, अब जो एग्जाम्पल एक्सेप्टेड नहीं हो सकते हैं, डेलिबरेटली जानबूझकर आप इग्नोर कर रहे हो कोर्ट के नोटिस को, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरी करोड़ों की डील थी, tactical delays or trivial excuses without proof, like I forgot, ऐसे कोर्ट में नहीं चल सकते excuses, okay? Oh, all right. Now fourth one is the first hearing process, order 10, ठीक है। इसमें कहाँ हूँ मैं, यहाँ हूँ मैं। So बैरेक का जो है order 10 rule 1, ascertainment whether allegation in pleadings are admitted or denied. At the first hearing of the suit, the court shall ascertain from each party or his pleader whether he admits or denies such allegations of the fact as are made in the plaint or written statement, if any, of the opposition party, and as are not expressly or by necessary implication admitted or denied by the party against whom they are made. The court shall record such admissions and denial. कुछ समझ आया? इसीलिए हमारे पास एक्सप्लेनेशन भी है। एट द वेरी फर्स्ट हेयरिंग, जो सबसे पहली हेयरिंग होती है, जो जज है वो प्लीडिंग को रीड करता है। क्या करता है? प्लीडिंग को रीड करता है। ये क्योंकि हम जो बैर एक्ट है जो समझ रहे हैं वो हमारी फर्स्ट हेयरिंग के प्रोसेस का समझ रहे हैं कि फर्स्ट हेयरिंग में क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या होता है। द प्लेंट एंड द रिटन स्टेटमेंट, की एग्जैक्टली है क्या, इशू क्या है, मुद्दा क्या है, प्लेंट से भी और रिटन स्टेटमेंट से भी पढ़ता है। और आस्क है, यानी कि दोनों साइड से पूछता है और उनके लॉयर से पूछता है कि कौन से फैक्ट को माना जाए, एडमिट किया जाए, विच फैक्ट दे एक्सेप्ट एडमिट एंड विच दे डिनाई, और कौन सा फैक्ट आप डिनाई करते हो। क्योंकि प्लेंटिफ की स्टोरी, प्लेंटिफ का सच और डिफेंडेंट का सच, उन दोनों में डेफिनेटली डिफरेंस होने वाला है। जो प्लेंटिफ बोलेगा डिफेंडेंट ने मुझे पंच मारा है, तो डिफेंडेंट बोलेगा मैंने इसे पंच नहीं मारा है। तो इस टाइप से इनकी स्टोरीज डिफरेंट होने वाली है। सो द जज रिकॉर्ड्स वॉट ईच साइड एडमिट्स, जो जज है वो रिकॉर्ड करता है कि ईच साइड जो है वो क्या एडमिट करती है और क्या डिनाई करती है। दिस हेल्प्स द जज एंड बोथ पार्टीज टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज डिस्प्यूटेड एंड व्हाट इज नॉट। तो इससे जज को, दोनों पार्टीज को पता चलता है कि क्या एग्जैक्टली इशू है जिसपे हमें आगे इस केस को लेके जाना है। कोई कोई ऐसे इश्यूज होते हैं जो दोनों पार्टी अग्री कर लेती है कि हाँ ये तो हमें पता है, हमारे नॉलेज में ये इश्यूज हैं। So time and evidence can focus on the real disagreement। जो time और evidence है वो focus करते हैं जो real disagreement है, जो main मतभेद है, issue है, उसके ऊपर। इससे एग्जाम्पल से भी एक बार देख लेते हैं। प्लेंटिफ है वो बोलता है आई बॉट गुड्स एंड द डिफेंडेंट डिड नॉट पे ₹50,000। कि प्लेंटिफ कहता है कि जो गुड्स थे उसके पैसे जो थे, डिफेंडेंट है उसने पे नहीं किए 50,000। अब डिफेंडेंट कहता है यस आई बॉट बट आई ऑलरेडी पेड ₹20,000। वो कह रहा है हाँ बट मैंने 20,000 तो पे कर दिए हैं। देन द एडमिटेड फैक्ट इज द सेल। ठीक है, जो एडमिटेड फैक्ट क्या हो गया, वो सेल हो गई। द डिस्प्यूट इज आउटस्टैंडिंग अमाउंट, तो इससे डिस्प्यूट क्लियर हो गया कि अब जो बचे हुए 30,000 हैं, ठीक है, वो एक डिस्प्यूटेड अमाउंट है। सो द कोर्ट विल रिकॉर्ड दीज एडमिशन एंड डिनाइल्स। तो कोर्ट इन चीजों को एडमिट, जो एडमिशन होते हैं और डिनाइल होते हैं, इनको रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, अगेन लाइक मैं अपनी छोटी छोटी बातें आई वांट टू शेयर, तो मैं आपका टाइम थोड़ा सा ले रही हूँ। जैसे कि जब मैंने इस चैनल स्टार्ट किया था, मेरा एक था
कि मैं इस चैनल को मतलब मैं जो वीडियोस बनाना चाहती हूँ उन्हें कम से कम कट में और अपना पूरा ओरिजिनल फेस रखना चाहती हूँ वीडियोस में, जैसा मैं बोलती हूँ, जैसा मैं समझाना चाहती हूँ, और एकदम आपसे कनेक्ट करके, अरे भैया ओके फाइन यार, सब कुछ प्रॉपर इन द सर्टेन वे, इस वे में कि आप लोग समझ सके कि भाई रियल लाइफ में एक्सप्लेनेशन कैन नॉट बी फॉर्मल। हम कोई भी चीज़ जो है फॉर्मली समझाते हैं तो वो चीज़ें कनेक्ट नहीं कर पाते, मुझे ऐसा लगता है। और हम थोड़ा-सा इनफॉर्मली जाके, आउट ऑफ द वे जाके कुछ ऐसी-ऐसी बातें बोलते हैं जो रियल लाइफ में होती है, रियल फैक्ट्स होते हैं या फिर थोड़े फनी फैक्ट्स हो सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा लाइट लगे और मतलब जैसे पंच मार दिया, ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल्स क्या होता है, लाइट बना देते हैं सिचुएशन को। आपको लगता है अच्छा-अच्छा ऐसे है, माइंड में कुछ भी सोचते हैं। तो मेरा हमेशा से पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा है मेरी वीडियोस को लेके कि मैं कम से कम कट्स में, चाहे मैं थोड़ी गलती भी कर रही हूँ तो मैं सॉरी बोल के आगे बढ़ जाऊं, और ये चीज़ प्रूव करूँ, ये चीज़ दिखाऊं इनफैक्ट कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, ना ही मेरी वीडियोस परफेक्ट हो सकती है। मेरी वीडियोस में जो एक्सप्लेनेशन मैं देती हूँ वो जो पढ़ती हूँ सामने, जो समझती हूँ मैं ऑलरेडी जब मैं बना रही होती हूँ स्लाइड्स, वो सारी एक्सप्लेनेशंस और जो मैंने अपनी पढ़ाई में पढ़ा है वो सब मिल के, और मेरे पूरा एक्सपीरियंस जो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ अदरवाइज भी, सबको मिला के मैं आपको पढ़ा रही हूँ और अपनी वीडियोस में मेहनत कर रही हूँ, पूरी जान डाल देती हूँ अपनी। तो इनमें अगर कोई छोटी-मोटी ऐसी गलतियाँ भी होती हैं जो आपको शायद नहीं पसंद आ रही हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, प्रॉपर्ली मुझे बताएँ कि ये चीज़ है, हम चाहते हैं कि आप ये चीज़ चेंज करो। लाइक किसी जगह पे आपको लग रहा है डायरेक्ट नहीं रीड करने की ज़रूरत है, व्हिच इज़ ऑलरेडी रिटन, तो आप मुझे वो बता सकते हो। या फिर आप चाहते हैं कि कोई सर्विस है जो प्रोवाइड की जाए हमारे चैनल के थ्रू, कोई भी ऐसी जो आपके लिए हेल्पफुल है एग्ज़ाम में, तो वो आप मुझे बता सकते हैं। अभी मेरे चैनल को बहुत कुछ ग्रो करना बाकी है, जो हम धीरे-धीरे करेंगे, बट मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए इसके लिए, एंड आई वांट, जैसे आपने अभी तक सपोर्ट किया है, जितने भी ऑडियंस ने, कम ज़्यादा स्टूडेंट्स ने, जैसे भी अपना भरोसा दिखाया, सपोर्ट किया है, और कई बच्चों ने मुझे बताया भी है लिटरली, किसी ने अच्छा-बुरा सब कुछ। तो ऐसे ही आगे भी मुझे बताते रहें और आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। नाउ ओरल एग्ज़ामिनेशन एट फर्स्ट हियरिंग। ठीक है, ओरल एग्जामिनेशन एट फर्स्ट हियरिंग, ऑर्डर 10 रूल 2। बैरेक में क्या है, ऑर्डर 10 रूल 2 समरी है हमारी। द कोर्ट शेल एट द फर्स्ट हियरिंग, जो कोर्ट है फर्स्ट हियरिंग में ओरली एग्जामिन पार्टीज और पर्सन हु कैन आंसर मटेरियल क्वेश्चंस टू क्लैरिफाई मैटर्स इन कंट्रोवर्सी एंड रिकॉर्ड्स द सब्सटेंस ऑफ द एग्जामिनेशन। बेसिकली कोर्ट बेसिक ओरल हियरिंग करता है कि ओरली पूछता है कि ये था, ये नहीं था, ऐसे करके कुछ, कि क्या फैक्ट है, क्या इश्यूज है एंड ऑल। ओरल मतलब जो भी कोर्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा, यू हैव टू गिव द आंसर, यू हैव टू गिव द आंसर। द जज में आस्क द पार्टीज, जो जज है उसे पार्टी से पूछने होते हैं क्वेश्चंस इन द कोर्ट टू अंडरस्टैंड द केस बेटर, क्योंकि पार्टी ज्यादा बेटर बता सकती है। एंड दिस इज नॉट अ फुल ट्रायल, बट ये पूरा ट्रायल नहीं होता है, इसमें तो बस इशू को निकाला जाता है बाहर। ये एक छोटा सा ओरल एग्जामिनेशन होता है टू डिस्कवर द रियल इशू। द आंसर आर रिकॉर्डेड एंड बिकम पार्ट ऑफ द कोर्ट रिकॉर्ड, तो आंसर्स रिकॉर्ड किए जाते हैं और एक कोर्ट रिकॉर्ड के पार्ट बन जाते हैं, जो भी आप बोलोगे इसमें। अगर आपने उससे हिले थोड़ा सा भी, तो नेक्स्ट हेयरिंग में आप पकड़े जाओगे, क्योंकि वो तो आपका रिकॉर्डेड है। सो दिस हेल्प्स फ्रेम प्रिसाइज इश्यूज एंड मे इवन सजेस्ट दैट द पार्टी सेटल। सो ये एक थोड़ा सा आपको हेल्प करती है कि एक प्रिसाइज इशू, जिस मोटे इशू पे बात करनी है सिर्फ उस पे बात की जाए, फालतू के इधर उधर वाले इश्यूज को ना लिया जाए। मुझे इमोशनली बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मैं रोई थी, कोर्ट ऐसी ऐसी चीजें नहीं देखती है, इसने मुझे रुलाया, ये करा। कोर्ट को इन सब से नहीं है। इमोशनली कोर्ट कम से कम जाती है। पार्टीज हालांकि कोर्ट में आप देखोगे तो जाती है, बोलने की कोशिश करती है, बिकॉज वो अपने इश्यूज से इमोशनली एक वो होती है, डिसअपॉइंट हो रही है या जो भी हो रही है, बट कोर्ट सिर्फ फैक्ट, लॉ, इन पे बिलीव करती है। एग्जाम्पल है, द जज में आस्क द प्लेंटिफ, जो जज है वो आस्क करता है प्लेंटिफ से, डिड यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन फर्स्ट में, क्या आपने फर्स्ट में को कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और डिफेंडेंट कहता है, और डिफेंडेंट से पूछता है, डू यू डिनाई साइनिंग, क्या आप साइनिंग डिनाई कर रहे हो, और डू यू क्लेम द सिग्नेचर इज फॉर्ज्ड। देयर आंसर नैरो द डिस्प्यूट। अब उनका आंसर जो होगा, अगर उनका एक ही आंसर होता है तो वो इशू नहीं होगा, बट उनका, अगर वो डिसएग्री करते हैं, उनके डिफरेंट आंसर्स होते हैं, तो वहां पे इशू पकड़ा जाएगा कि ये एक इशू है जहाँ पे ये दोनों अलग अलग बोल रहे हैं, अब इस इशू को लेके जाना है आगे, विद प्रूफ एंड एविडेंस हम प्रूफ करेंगे कि क्या सच है क्या झूठ। ओके, कोर्ट्स ड्यूटी टू सजेस्ट। अब कोर्ट की ड्यूटी होती है कुछ, क्या सजेस्ट करने की, एडीआर, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ऑर्डर 10
रूल 1A, a bare act order 10 rule 1A को पढ़ लेते हैं हम एक बार. डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट टू ऑप्ट फॉर any one mode of alternative dispute resolution. After recording the admission and denials, the court shall direct the parties to suit to opt either mode of settlement outside the court as specified in subsection 1 of section 89. Okay. Now, after the first hearing, the court must ask the parties to consider resolving the dispute. पहली hearing के बाद जो कोर्ट है, ठीक है, वो बोलेगा पार्टीज को कि भाई आप अपना बैठ के शांति से अपना डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व कर लो एडीआर के मेथड्स के थ्रू, जैसे आर्बिट्रेशन हो गया, मीडिएशन हो गया, कॉन्सलेशन हो गया. अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता तो पता होनी चाहिए, बट इनके ऊपर भी एक वीडियो में बनाऊंगी जो कि वैसे बहुत ईजी टॉपिक्स है. बस बैठ के आपको अलग अलग तरीके से अपने सामने पार्टीज को बैठ के अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करना होता है. बीच में एक पर्सन होता है जो ध्यान रखता है कि क्या गलत है क्या सही. इनके कुछ रूल्स होते हैं. वैसे आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, और नहीं है तो आई मेक वन वीडियो ऑन दैट. So, to Lok Adalat or referral to Lok Adalat as per section 89, the court urged the parties to try settling because settlement can save time. तो कोर्ट जो है वो बोलती है पार्टीज को कि भाई सेटल कर लो क्योंकि सेटलमेंट आपका टाइम बचा सकती है. अब एग्जांपल है, if the dispute is about payment for services, a mediator might help the parties to agree on the repayment schedule, avoiding a long trial. अगर डिस्प्यूट आपका पेमेंट के ऊपर है फॉर सर्विसेज, जो मीडिएटर है वो बोल सकता है पार्टीज को अग्री करने के लिए रीपेमेंट के लिए कि स्केड्यूल अवॉइड करो, अब लॉन्ग ट्रायल ना हो. ठीक है, मतलब कि रीपेमेंट स्केड्यूल कर लो, बेसिकली बात करके सुलझा लो कि लंबा ट्रायल ना हो. नाउ फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, ऑर्डर 14. अब बेयर एक्ट का भी हम देख लेते हैं. इश्यूज आर द मटेरियल प्रपोजिशन ऑफ फैक्ट. जो इश्यूज होते हैं वो मटेरियल, पूरा मतलब फैक्ट्स के सारे मटेरियल को जोड़ के बनाया जाता है, उनका मिक्सचर होता है. और लॉ वेयर द पार्टीज डिसएग्री, और लॉ होता है जहाँ पे पार्टीज डिसएग्री करती है. ईच सच प्रोपोजिशन दैट वन पार्टी अफर्म्स, मतलब कि हर एक चीज का एक इशू वो चीज बन जाती है, एक पार्टी डिसएग्री कर रही है, एक पार्टी अग्री कर रही है, यानी disagreements, and the other denies become the issue. After the first hearing and the oral examination, जैसे first hearing के बाद और oral examination के बाद जो जज है वो write down करता है सारे issues को. issues जो exact questions होते हैं, the court must answer at trial, जो ट्रायल में कोर्ट को आगे सॉल्व करने होते हैं, आंसर करने होते हैं. ठीक है, बहुत बड़े वेग तरीके से नहीं लिखता है, स्ट्रेच नहीं करता है, छोटे में बात को खत्म कर देता है, एक एक इशू को स्पेसिफाई करता है प्रॉपरली, पॉइंट वाइज. point like did the defendant sign the contract, एकदम to the point. ठीक है, did the defendant sign the contract or is the suit barred by limitations. तो ये क्वेश्चंस होते हैं जो अनसॉल्व होते हैं जिन्हें कोर्ट को सॉल्व करना है, तो इस तरीके से लिखा जाता है. सो द जज मस्ट फ्रेम इश्यूज क्लियरली बिकॉज द एंटायर एविडेंस एंड arguments will be directed to these issues. अब एग्जांपल है, if facts and law create a dispute about whether a contract was valid, अगर फैक्ट और लॉ जो है वो क्रिएट करते हैं डिस्प्यूट about whether a contract was valid. One issue might be, was the contract signed by both the parties on 10th Jan? तो क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था दोनों पार्टीज में 10 जन को. और दूसरा इशू है, इज द सूट बारेड बाय द लिमिटेशन सिंस इट वाज फाइल्ड आफ्टर 3 years. तो क्या सूट के लिमिटेशन लग जाती है क्योंकि वो 3 साल बाद उसे फाइल किया गया, पहले क्यों नहीं फाइल किया गया, तो सूट होना भी चाहिए या नहीं, इस टाइप की चीजें. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. अब मैं वीडियो को थोड़ा जल्दी लेके जाऊंगी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन रही है इस तरह. और अगर आपको लगे कि मैं वीडियो को अननेसेसरी बहुत जल्दी धीरे बोल रही हूँ तो भी बताना, और अगर आपको लगे कि मैं बहुत फास्ट लेके जा रही हूँ तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मेरे को आगे की वीडियोस में हेल्प मिलेगी. सो व्हेन कैन द कोर्ट डिसाइड अ प्रिलिमिनरी इशू ऑफ लॉ. ठीक है, पहले से एक इशू जो है लॉ का वो कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा. ऑर्डर 14 रूल 2, अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है जैसे कि ज्यूरिसडिक्शन का या फिर टाइम लिमिटेशन का, वो एंड हो सकता है, पूरे केस को एंड कर सकता है, कैन एंड द होल केस इफ डिसाइडेड वन वे. द कोर्ट में फर्स्ट डिसाइड दैट इशू बिफोर कंडक्टिंग अ लेंथी ट्रायल और फैक्ट, दिस सेव्स टाइम. तो कोर्ट ऐसे इश्यूज को पहले चेक कर लेता है कि कोई टाइम का इशू है, ज्यूरिसडिक्शन का इशू तो नहीं है, कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आता है नहीं आता, ताकि ऐसा ना हो कि पूरा इशू सॉल्व हो जाए, केस सॉल्व हो जाए, उसके बाद ये बात पता चलती है, वरना उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा. अब एग्जांपल है, द डिफेंडेंट सेज द सूट वाज फाइल्ड, मैं इसकी हिंदी नहीं समझाने वाली हूँ. द डिफेंडेंट सेज द सूट वाज फाइल्ड इन द रॉन्ग कोर्ट, इफ that is true, the whole suit must be dismissed. The court might decide that legal question first. All right, now हमारा important case law देखते हैं हम.
जीपी श्रीवास्तव वर्सेस श्री आर के रायजादा एंड अदर्स 2000. व्हाट वाज द कोर्ट सेड? ठीक है, कोर्ट ने क्या बोला था इसमें? सो द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द फ्रेज सफिशिएंट कॉज, जो सफिशिएंट कॉज वाला जो फ्रेज होता है, यानी कि कुछ कॉज ऐसा रीजनेबल कॉज होना चाहिए, शुड बी रीड लिबरली. इसको पूरा खोल के खुला मतलब फ्रीडम के साथ रीड करना होगा, यानी इसका एक्सपैंडेड डेफिनेशन होता है एक तरीके का. दैट मीन्स कोर्ट शुड गिव अ फेयर चांस. कोर्ट को एक फेयर चांस देना होता है पार्टी को जो मिस कर देती है हेयरिंग को. अगर उसका रीजन जो है वो हेयरिंग मिस करना नहीं था, उसके रीजन में साफ पता चल रहा है कि ऐसी कुछ इशू था कि उसे मिस करनी पड़ी हेयरिंग. ठीक है, बट डिसऑनेस्टली नहीं, ऑनेस्टली जेन्युइन रीजन होना चाहिए, ये इस केस में बोला गया है. अब ये केस क्यों मैटर करता है? प्रोटेक्ट करता है ऑनेस्ट लिटिगेशन को, ताकि किसी पार्टी के साथ इनजस्टिस ना हो, एंड मतलब कि जो जेन्युइन रीजन है वो माना जाए. एंड प्रिवेंट करता है रिजिड रिजेक्शंस ऑफ रिस्टोरेशन और सेटिंग असाइड जस्ट बिकॉज रूल्स वर नॉट फॉलोड एग्जैक्टली. और एकदम रूल्स के ऊपर इतना घुस नहीं जाना है कि किसी की इशू ही ना समझ पाए. Example: if a plaintiff cannot come because their hospital admitted them on the hearing date and medical records prove it, the court should give them another opportunity rather than dismissing the suit forever. Next case, Makhan Lal Mangal versus मानस भुनिया 2001. अगेन मैंने बताया मैं केस लॉज में मेरे को काफी प्रॉब्लम, हर बार ही मैं कुछ ना कुछ अटकती हूँ. ठीक है, सो व्हाट द कोर्ट सेड? The Supreme Court emphasized that it is primarily the court's duty. ये कोर्ट की ड्यूटी है इश्यूज को फ्रेम करना. जो कोर्ट है अगर फेल करती है इश्यूज को फ्रेम करने में, इंपॉर्टेंट इश्यूज को खासकर, तो ये मतलब कि डिफिकल्टी हो जाएगी डिसाइड करने में, ऑफ कोर्स, डिस्प्यूट को. सो कोर्ट फेल टू फ्रेम एन इंपॉर्टेंट इशू दैट इज एसेंशियल फॉर डिसाइडिंग द डिस्प्यूट एंड द फेलियर कॉज इनजस्टिस. और फेलियर से क्या होगा? इनजस्टिस होगा, तो जो जजमेंट है वो कैन बी सेट असाइड. तो इस टाइप के केसेस में जजमेंट को सेट असाइड किया जाएगा जब कोर्ट की गलती हो, एंड द केस जो है वो नए ट्रायल के लिए वापस भेज दिया जाएगा चाहे कोई भी जजमेंट आई हो, क्योंकि केस गलत तरीके से सुना गया है. इशू मस्ट बी क्लियर एंड कवर एवरी मटीरियल पॉइंट इन द प्लीडिंग. अब ये क्यों मैटर करता है? इट प्रिवेंट्स ट्रायल वेदर वेयर की रिक्वेस्ट यानी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट आर मिस्ड. तो ये क्या प्रिवेंट करता है? ट्रायल जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे वो सब मिस कर दिए थे. एंड फ्रेमिंग प्रिसाइज इश्यूज इंश्योर दैट बोथ साइड्स कैन गिव एविडेंस. दोनों साइड्स को एविडेंस देने का, सुनने का, बोलने का पूरा हक है, आर्ग्यू करने का, एवरीथिंग. ठीक है, एग्जाम्पल है, if a plaintiff claims both breach of contract and right to recover a security deposit and the court frames only breach question but not the deposit issue, so the defendant may not get argue on deposit properly, the error could require retry. क्योंकि अब इसमें दो इश्यूज थे लेकिन कोर्ट ने सिर्फ एक इशू पे ध्यान दिया, दूसरे पे ध्यान नहीं दिया. तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो दूसरे पे ध्यान नहीं दिया गया इसकी वजह से सारा रीट्रायल होगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं रेमेडीज की. जो रेमेडीज अवेलेबल है आफ्टर डिसमिसल ऑफ एन एक्स पार्टी डिग्री. जो एक्स पार्टी डिग्री का डिसमिस हो जाता है तो उसमें क्या रेमेडीज अवेलेबल है ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, तो यहाँ पे बहुत शॉर्ट में कवर करूंगी. या तो आप फ्रेश सूट जो है वो फाइल करो, यहाँ पे हूँ मैं, फ्रेश सूट को फाइल करो, फिर दोबारा से पूरा जो सूट फाइल करने का प्रोसीजर है वो फिर से करना पड़ेगा आपको. ठीक है, या फिर अप्लाई फॉर रिस्टोरेशन. आप रिस्टोरेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, विच इज मेंशन इन ऑर्डर 9 रूल 4 एंड 9. ठीक है, एंड कोर्ट को आपको सफिशिएंट रीजन देना पड़ेगा कि क्यों आप नहीं आ पाए थे, तब जाके कोर्ट आपकी बात मानेगी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम. इफ एन एक्स पार्टी डिग्री इज पास्ड, अगर एक्स पार्टी डिग्री पास हुई है, कोर्ट हर्ड ओनली द प्लेंटिफ एंड गिव जजमेंट. सिर्फ प्लेंटिफ की साइड सुनी है, डिफेंडेंट तो आया नहीं है, एक्स पार्टी डिग्री पास हुई है और कोर्ट ने जजमेंट दे दी है. सो उसके लिए भी रेमेडीज होती है. अप्लाई टू सेट असाइड एक्स पार्टी डिग्री. सेट असाइड करना है जब आपको एक्स पार्टी डिग्री को, सेट असाइड यानी उसको हटाना है, लाइक रिमूव करना है, कैंसिल करना है बेसिकली, कि कोर्ट आपको इस मैटर को ओपन करे, फिर से सुने. तो ऑर्डर 9 रूल 13 और अंडर सेक्शन 151 CPC as applicable, the defendant asks the court to cancel the ex party or ex party order and allow a fresh hearing. So defendant है वो ask करेगा कोर्ट से कि वो कैंसिल कर दे ex party order को और allow करे fresh hearing को. ठीक है, इसके ग्राउंड आपको पता ही है.
समन सर्व करने होते, द डिफेंडेंट वाज नेवर सर्व्ड, ऐसा कुछ हो कि या तो डिफेंडेंट को कभी समन ही ना मिले हो, या फिर कोई ऐसा इमरजेंसी वाला कॉज हो कि जिससे बिल्कुल ना आया जाए हेयरिंग में, और वो जानबूझ के डिले ना करना चाहता हो, द डिफेंडेंट कैन शो अ plausible defense on merits, meaning the defendant must show that there is a real case टू बी हर्ड, नॉट जस्ट एन एक्सक्यूज। उसे ये भी दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास बहुत सॉलिड चीज है कि आप मेरे साथ जस्टिस हो रहा है अगर आप मुझे नहीं सुनते हो तो। बेसिकली दिस। नाउ व्हाट द कोर्ट डज, कोर्ट क्या करता है, अगर उसको लगता है कि डिफेंडेंट के रीजंस ठीक है तो वो रिस्टोर कर देता है, या फिर मतलब वो फ्रेश के लिए भी बोल देता है कि ठीक है अब आप सेट असाइड हो जाएगी एक्स पार्टी, मतलब जो एक्स पार्टी ऑर्डर है, आप एक काम कीजिए, आप फ्रेश दोबारा अप्लाई करके इसको दोबारा से सुनते हैं हम, अगर कोर्ट को रीजन ठीक लगते हैं तभी। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट्स पे। ऑलवेज एक्ट प्रॉम्प्टली, कोर्ट लुक्स विद डिसफेवर ऑन इनएक्शन, डिले वीकन्स रेस्टोरेशन और सेट असाइड एप्लीकेशन। इतना आसान नहीं होता रेस्टोरेशन या सेट असाइड, तो आपको प्लीज कोर्ट के मामलों में ध्यान रखना होगा अपनी डेट्स का, टाइम का, सब चीजों का। ठीक है, फाइल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड एन एफिडेविट स्वेरिंग द ट्रूथ of why you missed the hearing, you need to attach all these things, evidences, affidavit कि आपने क्यों hearing को miss किया। अगर कोई limitation, like if a limitation problem arises, जो time limitation problem होती है वो arise होती है, your cause of actions legal time limit runs out while you try to restore, कि आपका जो जिस टाइम पे आप रिस्टोर कर रहे हो वो टाइम ही निकल चुका है। रिस्टोरेशन का भी एक टाइम पीरियड होता है कि अगर केस में सुनवाई हो चुकी है, डिसीजन आ गया, तो इस टाइम तक, इतने इतने मंथ्स या डेज तक आप रिस्टोर कर सकते हो, उसके बाद वो टाइम निकल जाए तो आप रिस्टोरेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो वो टाइम निकल जाए तो एक प्रॉब्लम हो जाती है। एक्सप्लेन्स द टाइमलाइन एंड आस्क्स द एक्सटेंशन कंडीशन, सॉरी कॉन्डिनेशन ऑफ डिले विद प्रूफ एंड बोनाफाइड्स, यानी आपको हर चीज के लिए हर जगह एविडेंस प्रूफ देने पड़ेंगे, और आपका ही मैटर कमजोर तो होगा ही होगा, आपको शक की नजरों से देखा जाएगा, एंड इससे जो अथॉरिटीज होती है उनको उन पे भी आपका एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है। और आपके केस के लिए सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम से आए, और जो आप बता रहे हैं उसको एक एविडेंस प्रूफ इन सबके साथ सपोर्ट करें। ठीक है, मीनिंग ऑफ टेक्निकल लॉ वर्ड्स ये मैंने डाला है अपनी वीडियो में, और ये वीडियो इंपॉर्टेंट है इसलिए एंड तक आई होप आप बने हुए हो। अगर आप बने हुए हो तो आपका नुकसान बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सो समवन है कोर्ट्स रिटन नोटिस आस्किंग अ पर्सन टू कम टू कोर्ट ऑन अ सर्टेन डेट। समवन आपको पता ही है, प्लीडर होता है एक लॉयर और एडवोकेट जो अपीयर करता है कोर्ट पे पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक्स पार्टी होता है जो पार्टी आती नहीं है हेयरिंग में। ठीक है, और उसके ना आने पे जजमेंट सुनाया जाता है दूसरी पार्टी को लेकर, प्रोसीडिंग और जजमेंट टेकन इन एब्सेंस ऑफ वन पार्टी। नाउ डिसमिसल, यानी कि व्हेन द कोर्ट थ्रोज आउट द सूट बिकॉज द प्लेंटिफ फेल टू अपीयर, ये डिसमिस हो जाता है जब सूट बाहर कोर्ट से खत्म, गेम खत्म, बिकॉज जिसने कंप्लेन की थी, जिसने केस फाइल किया था, वो तो आया ही नहीं है। रिस्टोरेशन होता है कि जब आपने कोई सूट डिसमिस हो गया या फिर सेट असाइड, मतलब कोई उस पर डिसीजन आ गया लेकिन आप मतलब खत्म कर दिया उस सूट को बेसिकली, बट आप रिस्टोर करना चाहते हो विद प्रॉपर रीजंस। सेट असाइड होता है कोई डिसीजन ले लिया कोर्ट ने, ऑर्डर दे दिया या डिक्री दे दिया, वो आपको उसको कैंसिल कराना है, सो सेट असाइड होता है। कैंसिल वर्ड को सेट असाइड बोला गया है। देन सफिशिएंट कॉज, यानी कुछ ऐसा रीजनेबल कॉज जो माना जाए कि भाई आप क्यों नहीं आ पाए थे। प्लीडिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, ये मैं बहुत पहले भी समझा चुकी हूँ। डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड इन द केस, मेनली द प्लेंट। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स है केस में फाइल किए थे, और खासकर प्लेंटिफ और रिटन स्टेटमेंट बाय डिफेंडेंट, इन्हें हम प्लीडिंग्स बोलते हैं। Now admission and denials, fact which a party accepts as true, जो पार्टी एक्सेप्ट करे वो एडमिशन है, और जो रिजेक्ट करे वो डिनाइल है, और ये कोर्ट में रिकॉर्ड होता है ताकि इशू को फिगर आउट किया जाए। इश्यूज, जो जिसके ऊपर आगे केस चलना है, फैक्चुअल क्वेश्चंस, लीगल क्वेश्चंस, जो केस में एक इशू है, प्रॉब्लम है, जिसे सॉल्व करना है। ओके, लिमिटेशंस होता है द मैक्सिमम टाइम अलाउड, जो मैक्सिमम टाइम अलाउ किया जाता है लॉ के थ्रू किसी भी काम को करने का, कोई केस फाइल करने का, कोई ऑर्डर सेट असाइड करने का, इस तरीके से। ठीक है, नाउ इलिस्ट्रेशन। राहुल फाइल्ड अ मनी रिकवरी सूट अगेंस्ट टीना, जो राहुल था उसने एक मनी रिकवरी सूट फाइल किया टीना के अगेंस्ट। अब जो समन थे वो सेंट हुए टीना के मेलिंग एड्रेस पे। अब हियरिंग वाज फिक्स्ड ऑन 10th अगस्त। अब ऑन 10th अगस्त राहुल अपीयर्ड बट टीना नहीं आई, तो कोर्ट ने राहुल को सुना, उसके एविडेंस देखे, और एक एक्स पार्टी डिग्री राहुल के फेवर में पास कर दी। ठीक है, ऑफ राहुल ऑन 15th अगस्त।
ऑन 20th अगस्त टीना फाइल्ड अ पिटिशन। अब 20 अगस्त को टीना पिटिशन फाइल करती है कि सेट असाइड करने के लिए उस एक्स पार्टी डिग्री को जो आपने राहुल के फेवर में पास की है। इन हर पिटिशन टीना ने ये बोला कि उसने समन्स नहीं मिले हैं क्योंकि शी हैड लेफ्ट द सिटी फॉर अर्जेंट ट्रीटमेंट अब्रॉड ऑन 9th अगस्त एंड रिटर्न ओनली ऑन 18th अगस्त। तो उसने जो है सारे हॉस्पिटल के जो बिल्स है, सब कुछ है, एडमिशन के वो है, सब चीजें उसने साथ में अटैच कर दी है एंड डिस्चार्ज रिकॉर्ड्स प्रूविंग शी वाज एडमिटेड ऑन 9th अगस्त एंड डिस्चार्ज ऑन 17th अगस्त। तो ये सारा गेम जो है वो डेट्स का है कि कब केस की डेट थी, उस बीच वो कहाँ कहाँ थी, कैसे कैसे थी, इसको दोबारा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो आपको चीज समझ में आएगी, या फिर इसको लिखो एक जगह पे क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सो टीना ऑल्सो फाइल्स अ रिटन स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग दैट शी हैज ऑलरेडी पेड पार्ट ऑफ द अमाउंट क्लेम्ड एंड अटैच द बैंक रिसिप्ट। उसने वो भी कर दिया। तो अब कोर्ट को यहाँ पे बेसिकली इस सिचुएशन में ये दिखेगा कि यार वो सारे प्रूफ दे रही है, सारी चीजें कॉज लाइक सफिशिएंट, जो एक कॉज है वो बता रहे हैं, इवन जो इशू है वो तक उसे तक सॉल्व करने के लिए उसने हमें प्रूफ दे दिया। तो हम क्यों ना खोले इस केस को, समझ रहे हो आप। सो कंसिडरिंग द रूल को कंसिडर करके जो लॉ एक्सप्लेन किया गया है ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रॉपर कोर्स ऑफ कोर्ट शुड टेक, तो कौन सा ये इनमें से कौन सा सही होगा ये आप चेक करेंगे, ये आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एंड इसे पढ़ना ध्यान से। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, बट थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक है इस वीडियो में तो थैंक यू सो मच, एंड डोंट forget to like, share and subscribe. Thanks for watching the videos of Legal Mind Map.